सीधे परिभाषित कर दीजिए। लेकिन जो संस्कृतियां होती हैं, जिसे उसमें लोक संस्कृत भी शामिल है, वो मानवीय संबंधों को संचालित करने के लिए कुछ मूल्य बोध होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं जिनसे संस्कृतियों का निर्माण होता है, और उसे हम लोक संस्कृत कहते हैं। यानी लोक मानव जिन माध्यम से संबंधों में जुड़ता है, जिन मूल्यों के माध्यम से संबंधों में जुड़ता है, उसे मोटे मोटे अर्थों में हम लोग लोक संस्कृत कहते हैं। भोजपुरी जनपद की जो लोक संस्कृति है, विपुल ही नहीं विराट भी है, जिसे कहते हैं बहुआयामी है। इस लोक संस्कृति में गीत है, गजल है, कविता है, संगीत है, साहित्य है, कला है, बहुत सारी विधाओं से मिल करके, बहुत सारे गुणों से मिल करके इस लोक संस्कृति का निर्माण होता है। इस लोक संस्कृति में बार बार हम लोग कहते हैं कि भोजपुरी की जो लोक संस्कृति है, उसमें गमछा और लाठी उसके दो मजबूत स्तंभ रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि भोजपुरी लोक संस्कृति में या भोजपुरी लोक संस्कृति गमछा और लाठी तक ही सीमित नहीं है, उसमें करुणा और क्रांति के बीज भी मौजूद हैं और इतिहास इसका साक्षी है। तो एक तरफ आप देखेंगे कि अपनी सांस्कृतिक बनावट में उसने अपने विरासत के दायरे में गमछे और लाठी को आज भी वो धारण करता है, लेकिन उसकी परंपरा में और उसकी आधुनिकता के स्वरों में लगातार करुणा भी रही और क्रांति भी रही। इस नाते और इसी नाते कि आप देखेंगे कि आज़ादी के दौरान भोजपुरी लोकगीतों ने, भोजपुरी जनपद के नायकों ने, उनके क्रांतिकारियों ने अपनी माटी की आज़ादी के लिए जिस तरह से योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। भोजपुरी भाषा अपनी पहचान के लिए संघर्षशील है, आज भी संघर्षशील है। 2003 के बाद किसी भी भारतीय लोक भाषा को मान्यता अभी तक संविधान में कि 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। 22 भाषाएं हैं, लेकिन जो 2 समृद्ध भाषाएं अभी भी उसके बाहर बनी हुई हैं, बची हुई हैं, मान्यता से वंचित हैं, उसमें भोजपुरी और राजस्थानी है। आप जानते हैं राजनीतिक स्वरों में तमाम लोग उसके पहचान पे पहला वाक्य भोजपुरी का बोल देंगे, उसके बाद ठंडे पड़ जाएंगे। तो यह एक राजनीतिक मसला है, लेकिन यह एक अनिवार्य मसला भी है। मैं बार बार कहता हूं कि इतना विशाल भोजपुरी जनपद, उसकी विराट लोक संस्कृति, लेकिन कभी भी भाषाई पहचान उसके जनपदीय चेतना का हिस्सा नहीं बन पाई। कभी उसने राजनीतिक दबाव नहीं बनाया, कभी उसने यह कहने का साहस नहीं किया कि जो भोजपुरी भाषा की मान्यता की बात नहीं करेगा उसे वोट पाने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें रही, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए 20 करोड़ भोजपुरी भाषी के बीच में यह भाषा बोली और समझी जाती, पूरी दुनिया में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। उसकी समृद्ध लोक संस्कृति है और उस लोक संस्कृति के भीतर से उसके लोक नायक विकसित हुए हैं। तो आप समझिए कि जो लोक संस्कृति होती है, लोक संस्कृति अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी पहचान के लिए, यानी भोजपुरी लोक संस्कृति ने अपनी पहचान के लिए अपने नायकों को गढ़ा है, अपने नायकों को उत्पन्न किया है। क्यों? क्योंकि कोई भी सांस्कृतिक बोध बगैर नायकत्व को प्राप्त किए वो स्थायित्व को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए हर संस्कृति और खासकर लोक संस्कृति अपने भीतर से समय समय पर लोक नायकों को उत्पन्न करती रहती है या करती रही है। ये लोक नायक भोजपुरी लोक संस्कृति के या अपनी जनपदीय भाषा के लोक संस्कृति के गायक बनते हैं। इसलिए कहना यह चाहता हूं कि नायक और गायक, इन 2 तत्वों की जरूरत होती है किसी भी लोक संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, उसको पहचान देने के लिए और उसे नई पीढ़ी को प्रदान करने के, नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाने के लिए। तो भोजपुरी लोक संस्कृति और उसके लोक नायक जो विषय रखा गया है, वो इन्हीं नायक और नायक के द्वारा उत्पन्न किए गए जो गायन है, यानी जो गायक संस्कृति के गायक और संस्कृति के
नायक दोनों का स्वरूप एक दूसरे से मिला जुला है। इसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, आज लोक नायक के रूप में हमारे बीच महेंद्र मिसिर हैं, भिखारी ठाकुर हैं, मोती बीए हैं, बाबला जी हैं, खुद वीर कुंवर सिंह जिन पर कि चंद्रशेखर मिश्र ने एक महाकाव्य लिखा, तो वहां से लेकर के वो तमाम जो नई पीढ़ी आज जो भी विविध साहित्य की विविध विधाओं में सक्रिय है, निरंतर अपना योगदान दे रही है। तो इन नायक, आप देखिए कि लोक संस्कृति ने पहले अपने नायक उत्पन्न किए, इन नायकों ने अपनी लोक संस्कृति को पहचान दी। इसलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत ही वाइस वर्सा है, एक दूसरे अन्योन्याश्रित जिसे कहते हैं, एक दूसरे पर आधारित है। इन्हीं आधारों को पहचानने के लिए, इन्हीं को स्वर देने के लिए, इन्हीं स्वरों से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए इस श्रृंखला की शुरुआत हमने इस केंद्र के माध्यम से की है। और यह उस श्रृंखला में बिल्कुल आरंभिक और पहला आयोजन है, लेकिन यह आखिरी आयोजन नहीं है। ये मैं आप छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं। समय समय पर हमारे बीच विद्वान वक्ता जैसे हमें उपलब्ध होते रहेंगे, जैसे वो हमारे बीच उपलब्ध होंगे, हम इस विषय को आगे भी लेकर के जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसका दस्तावेजीकरण हो, इसका दस्तावेज हम एक दस्तावेज के रूप में इसका संरक्षण कर सकें। आखिरी बात यह कि इसी क्रम में हमने भोजपुरी जनपद जो पत्रिका है, जो भोजपुरी केंद्र से निकलती है, उसको हमने जो आने वाला अंक है उसको भिखारी ठाकुर पर केंद्रित किया है। बहुत सारी सामग्री हमारे बीच मौजूद आ रही है और वह भोजपुरी और हिंदी वो बाइलिंगुअल होगा। कुछ हिस्से उसके हिंदी में होंगे, बहुलांश उसका भोजपुरी में होगा। बाद में पुस्तकाकारों से हम लोग प्रकाशित करेंगे। तो अभी शुरुआत उस विशेषांक की हम लोग करें जिसमें जो भिखारी ठाकुर पर केंद्रित होगा। और भिखारी ठाकुर के केवल पारंपरिक नजरिए से नहीं कि भाई वो विदेशिया के नाटककार हैं या उन्होंने नाच के माध्यम से उन्होंने ये लोक संस्कृति को समृद्ध किया। हम उनके गीतों के माध्यम से नई पीढ़ी ने कैसे भोजपुरी के उस लोक गायन को समझा पकड़ा है, नाटकों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और जो साहित्य के माध्यम से, जैसे आप जानते हैं कि उस भिखारी ठाकुर पर हिंदी में भी बहुत अच्छे उपन्यास महेंद्र मिसिर। अब महेंद्र मिसिर पर सोचिए कि जौहर साफियावादी ने पूर्वी के धाह ये उपन्यास लिखा, पांडे कपिल और अभी जो है संजीव हिंदी के लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, संजीव ने पूर्वी बयार नाम से भी उपन्यास लिखा जो सिंध प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। ये हमारे लीजेंड्स हैं। इन नायकों को केवल नाम जानने से कहानी के बारे में हमारे यहाँ डॉक्टर साहब शोध भी इन विषयों पर हो रहे हैं। विद्यार्थी उपन्यास सेंटर है, 2014 से यहाँ पर शोध शुरू हुआ है और हमारे 9 शोधार्थियों ने शोध क्रम जमा कर लिया है। तो अगर इस बार कन्वोकेशन जब भी होगा तो भोजपुरी सेंटर की अच्छी खासी उपस्थिति वहां पर रहेगी, छात्रों की अपने कुर्ता पायजामा और पूरे ऑर्नामेंटल डेकोरम के साथ। तो ये है और नया केंद्र है, 10 साल पुराना केंद्र है। तो 9 शोध प्रबंध हमारे यहाँ जमा हो चुके हैं। आज 10वां जमा होने जा रहा है आपके संरक्षण में। ये सब काम लगातार उसमें महेंद्र मिसिर पर, मोती बीए पर, भिखारी ठाकुर पर, जो लोक नायक है उस पर मैंने सोचा है क्यों न संवाद की एक सिलसिला शुरू किया जाए इसी में से। अब जैसे कि जो लोहा सिंह नाटक भोजपुरी का अद्भुत नाटक रहा है, रेडियो नाटक, उसकी जितनी चर्चा अपने समय लोकप्रियता के शिखर पर था हुआ और अपने समय की जो जरूरी समस्याएं थी, लोहा सिंह नाटक उस पर केंद्रित होता था और धारावाहिक प्रचारित हो रहा था रेडियो से। तो ये सब हमारी धाती हैं। इन्हीं विरासत के साथ भोजपुरी लोक संस्कृति के वर्तमान को समझने के लिए हमने यह आयोजन किया है। हम इस आयोजन में आप सब आए हैं। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद।